हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से चैनल राजपूत मौर्य पीसीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हैं? मैं आशा करूंगा कि आप सब ठीक होंगे। मैं राजपूत मौर्य आपको आज की क्लास में जो आपकी प्रश्नावली 11B है, तो प्रश्नावली 11B के प्रश्नों का हल मैं आपको आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो अगर वीडियो पे आए हुए हो तो अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। पुराने हैं तो केवल वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि आप सभी को पता ही है इस चैनल पे डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, इसका कंप्लीट सलूशन मैं करवा रहा हूं और मेरे लमसम बहुत सारे प्रश्नावली के प्रश्नों का हल कंप्लीट भी हो गया है। अभी तक हम लोग पहुंच चुके, अभी तक देखा जाए तो हम लमसम चैप्टर 11 तक पहुंच चुके हैं और 1 या 2 दिन के अंदर मेरा चैप्टर 11 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर पिछली वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से जाके जरूर देखिएगा। मैंने हर एक प्रश्नावली का कंप्लीट बेसिक कॉन्सेप्ट और प्रश्नावली के एक एक प्रश्न का हल मैंने आपको करवाया है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरी सभी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक के प्रश्नों का हल हम लोगों ने समझ लिया है। आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 7 से हल समझेंगे। हाँ भैया, सही सुने आप। प्रश्नावली 11B में प्रश्न नंबर 7 से हल मैं आपको समझाने वाला हूं। पिछली वीडियो के लिए आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट जरूर यूज करिएगा। जो नए छात्र हैं, एक बार मेरी वीडियो से पढ़ाई करके देखें। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरी क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। हाँ, यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। तो सब बच्चे काम करेंगे, डॉक्टर हरस्वरूप शर्मा प्रकाशन की कक्षा 12 की जो गणित की किताब है, बेटा नई बुक आपको ओपन करना है। पुरानी बुक से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मेरा जो भी सलूशन है मेरे चैनल पे वो नई बुक का है, क्योंकि पुरानी बुक में बेटा बहुत सारे चैप्टर आपके एक्स्ट्रा थे और वो अब इस समय सिलेबस से हटा दिए गए हैं इस वर्ष। तो आप एक काम करेंगे, आप नई बुक से आप पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, नई बुक में जो हमारा प्रश्नावली 11B है उसमें प्रश्न नंबर 7 आपको क्या दे रखे हैं मैं पढ़ता हूं। चलिए भाई पढ़ता हूं। कहता है, उस रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 4, -5 से जाती है और x + 3/3 बराबर y - 4/5 बराबर z + 8/6 के क्या है, समांतर है। तो बताइए, हमको कार्तीय समीकरण निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे आपको क्या लिखना है, दिए गए बिंदु बराबर, आपको बिंदु दे रखा है -2, यहां पे 4, -5 और आपसे कहता है दिए गए बिंदु, और आपको ये भी कहता है जो बिंदु आपको दे रखे हैं से जाती है और आपको और समांतर है। एक समीकरण आपको दे रखी है, देखिएगा मैं लिख देता हूं, दिया गया समीकरण। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि क्लास के अंदर काफी मजा आने वाला है। एक एक प्रश्न का हल मैं बतलाता हूं और पुराने छात्रों को सब चीजें पता हैं। z + 8 और यहाँ पे आपको दे रखा है 6। अब बताइए, दिए गए बिंदु हैं और दिया गया समीकरण है, बताओ। हमसे पूछा जा रहा है कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको बिंदु दे दे और इस प्रकार का अगर समीकरण दे देता है और आपसे पूछता है कार्तीय समीकरण ज्ञात करो, तो पता है क्या करेंगे, जो ये बिंदु दे रखा है इनको x1, y1 और z1 मान लीजिएगा। यहां पे जो समीकरण दे रखा है x + 3/3, y - 4/5, z + 8/6, तो जो इस समीकरणों के जो बटे में मान आपको दे रखे हैं इनको आपको a b c मान लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला मान है, इसको हम a कह दूंगा। ये दूसरा मान है, इसको मैं b कह दूंगा। ये तीसरा मान है, इसको बेटा c कह देना।
यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखूंगा तब कार्तीय समीकरण। देखिएगा, तब कार्तीय, जो हिंदी कहेगा उसी हिंदी को आपको यूज करना है। यहां पे लिख देते हैं तब रेखा का, तब रेखा का कार्तीय समीकरण। देखिए, हिंदी आपको याद नहीं करना है, जो प्रश्न में दिया है उसी को बना के कर देना है। बस कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर बिंदु दिया है और समीकरण दिया है और कार्तीय समीकरण पूछ रहा है तो आपको ऐसे ही करना है। जी सर, बिल्कुल जान गए, तब रेखा का कार्तीय समीकरण। तो बेटा सूत्र होता है x माइनस एक्स वन अपान, नीचे में क्या लिख दूंगा बताइए, मैं नीचे क्या लिख दूंगा, ये फार्मूला a और बराबर y माइनस वाई वन अपान बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपान सी। बताइए, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, x1 के स्थान पे माइनस का 2, ये प्लस का 2 हो जाएगा। a का मान कितना लिख दूंगा 3। y1 के स्थान पे मैं 4 लिख दूंगा। यहाँ b है, b के स्थान पे 5 आ जाएगा। यहाँ पे z है, z लिख दूंगा। z1 के स्थान पे क्या लिख दूंगा, बोलो माइनस का 5, तो ये प्लस का 5। c के स्थान पे 6। अब मुझे बताइएगा, बोलिए कार्तीय समीकरण आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है। मेरे सभी प्यारे बेटा और बेटी, इस प्रश्न का हल कंप्लीट करें। बुक जरूर ओपन करिएगा। सर नई बुक से पढ़ा रहे हैं, पुरानी बुक से बहुत सारे क्वेश्चन इस प्रश्नावली से हटा दिए गए हैं और कोई मकसद ही नहीं है पुरानी बुक को पढ़ाने से, टाइम लगेगा। नई बुक से पढ़ाई करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रश्न का हल कंप्लीट हो चुका है। कार्तीय समीकरण हमको लाना था और जो कि आ चुका है। बताइए, तो सब बच्चे फटाक से प्रश्न नंबर 7 का स्क्रीनशॉट लें। चलिए प्रश्न नंबर 8 का हल समझते हैं। तो प्रश्न नंबर 8 मैं पढ़ता हूं और सब बच्चे अपनी बुक से प्रश्न नंबर 8 जरूर मिला लें। जी हाँ, बिल्कुल सर मिला लेंगे। तो देखिएगा कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 8 हमसे कहता है, वैसे प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए हैं। मैं पहले खंड को पढ़ता हूं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको 2 खंड दिए हैं और ये पहले खंड का हल मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखिएगा सर क्या है, जरा बताइए। एक रेखा का कार्तीय समीकरण x माइनस 2 अपान 3 बराबर y प्लस 3 अपान 2 इज इक्वल टू जेड माइनस 4 अपान माइनस 2 है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। जी सर, कैसे होगा, तो देखिएगा कार्तीय समीकरण आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे लिख सकते हैं, दिया गया कार्तीय समीकरण, दिया गया कार्तीय समीकरण आपको क्या दे रखा है बेटा, x माइनस 2 अपान 3 बराबर y प्लस 3 बटे में आपको 2 दे रखा है बराबर z माइनस 4, नीचे आपको माइनस का 2 दे रखा है। x माइनस 2 बटे 3 बराबर y प्लस 3 बटे 2 z माइनस 4 बटे माइनस 2। हमसे कहते हैं रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। मेरे होनहार बच्चे, सर ये कैसे लगेगा, मैं आपको एक बात बता देता हूं। प्रश्न नंबर 8 के अंतर्गत आपको 2 खंड दे रखे हैं नई बुक में। एक खंड का हल मैं आपको समझा देता हूं, बी खंड का हल आप स्वयं से करेंगे। बताओ कर लोगे कि नहीं कर लोगे। अरे सर पहले एक का तो हल समझाइए। हाँ बिल्कुल समझाते हैं, लेकिन बी जो खंड आपको दे रखा है वो आपके लिए छोड़ेंगे होमवर्क में। तो चलिए इसका हल कैसे होगा। दिया गया कार्तीय समीकरण, एक समीकरण होती है, आपको कार्तीय समीकरण दे रखा है। उसके बाद मैं एक समीकरण यहाँ पे लिखता हूं, x माइनस एक्स वन अपान ए और y माइनस वाई वन अपान बी, जेड माइनस जेड वन अपान सी से क्या करने पर, तुलना करने पर। अब बताओ भैया, भैया मोरे बताओ, x1 x हट जाएगा, तुलना कैसे करते हैं, माइनस से माइनस हट गया। x1 के सामने कितना लिखा है, x1 के सामने आपका 2 लिखा है। जी सर 2 लिख दीजिए। यहाँ पे बताओ y हट जाएगा, इस y1 के सामने माइनस है और 3 के सामने प्लस है। तो ये बताओ y1 बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3, लेकिन 3 काहे का होगा,
माइनस, क्योंकि इसके सामने माइनस है, इसके सामने प्लस है। अगर सेम चिन्ह होते तो हटा दिए जाते हैं, और अगर अलग अलग होते हैं तो बेटा हम माइनस वाले को वरीयता देते हैं, तो y1 बराबर माइनस का 3 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आती है? जी सर, बिल्कुल आती है। अब बताओ, Z1 के सामने बेटा ऊपर ऊपर मैं कर रहा हूं, Z1 के सामने कितना है 4, माइनस से माइनस हट गया, तो Z1 बराबर कितना लिख लेंगे यहाँ पे 4। अब बताओ नीचे नीचे तुलना करो, A के सामने कितना है 3, तो A बराबर 3, B के सामने कितना है 2, जी सर 2 लिख लीजिए, C कितना है माइनस का 2। अब देखिएगा सर, अब करेंगे क्या, देखिएगा x1 y1 और z1, मैं x1 y1 z1 की सहायता से मैं एक सदिश निकालूंगा, उस सदिश का नाम होगा ए वेक्टर। तो बताओ x1 है, यहाँ 2 है तो क्या बनेगा 2i कैप, 3 है तो बोलो 3 का है माइनस का, तो माइनस का 3j कैप, यहाँ पे 4 है तो क्या लिख दूंगा 4k कैप। अब दूसरी बात क्या है, ए बी सी के मान से मैं बी वेक्टर निकालूंगा, 3 है तो 3i कैप, बी है तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2j कैप, सी है तो 2k कैप। अब यहाँ पे लिखूंगा अतः रेखा का सदिश, देखिए यही तो पूछ रहा था आपसे, हाँ रेखा का सदिश समीकरण, जो हिंदी कहे वही लिख दिया करो, ज्यादा बढ़िया रहता है। अतः रेखा का सदिश समीकरण, बेटा बहुत ही इजी है गणित, अगर राजपूत सर आपको पढ़ा रहे हैं ना तो आप खुद ही कहोगे कि हाँ सर वास्तव में वीडियो में दम है। जो पुराने बच्चे हैं उन्हें हर चीज पता है, और नए बच्चे क्या करते हैं, वीडियो पे आते हैं, वो थोड़ा डिजिटल सिस्टम देखते हैं कि अरे यहाँ पे आवाजें ही नहीं समझ में आ रही है। लेकिन बेटा आवाज समझ में नहीं आ रही ये बात कोई नहीं हुई, पहले वीडियो के अंदर ये देखो क्वालिटी क्या है पढ़ाने की, और सर जो समझा रहे वो क्या है, एक बार वीडियो में रहकर तो देखो। पुराने छात्रों को पता है, लेकिन नए छात्र क्या होते हैं, कहीं वहां से देख लिया कहीं वहां से देख लिया। एक बार राजपूत सर की क्लास को अटेंड करके देखो, खुद से फीलिंग आएगा, हाँ वास्तव में बंदे में दम है, तो भैया हमारे में भी दम आएगा, वो भी पढ़ने का। अगर सर में पढ़ाने का दम है तो आपके अंदर पढ़ने का भी दम आएगा, बस एक बार वीडियो में अंत तक बने तो रहो। तो चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आज इस वीडियो में तो जरूर बने रहोगे, पक्का, बिल्कुल। तो बताओ, रेखा का सदिश समीकरण के लिए सूत्र होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। ये फार्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है। ए वेक्टर का मान 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, ब्रैकेट लगा दूंगा भाई, लगा दूंगा। बी वेक्टर का मान 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब आप देख सकते हो सदिश रेखा का समीकरण आ चुका है। बताओ, आंसर शीट सब बच्चे मैच करें। चलिए आंसर शीट में मैच कर लेता हूं, बच्चों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल आंसर यही आ रहा है। तो प्रश्न नंबर 8 का पहला खंड मैंने आपको करवा दिया है, इसका दूसरा खंड मैं वो होमवर्क में देता हूं, क्योंकि बहुत ही इजी है। हर एक बच्चा प्रश्न का गर्दा उड़ा सकता है अगर उसने ए का हल समझ लिया। बी हो जाएगा, जी सर बिल्कुल हो जाएगा। ना हो, अगर मान लो आप नहीं लगा पाए हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं समझा दूंगा, बिल्कुल। चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग प्रश्न नंबर 9 का हल समझेंगे। हमसे कहता है दर्शाइए कि दी कोसाइन 12/13 कॉमा माइनस 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 4/13 कॉमा 12/13 कॉमा 3/13 कॉमा 3/13 कॉमा माइनस 4/13 कॉमा 12/13 वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। हमको बेटा सिद्ध करना है कि यहाँ पे जो दिक कोसाइन आपको दे रखा है, जैसे मैं अगर बात करूं, यानी हमको दर्शाना है, यानी प्रश्न नंबर 9 के अंतर्गत आपको दर्शाना है कि यहाँ पे जो दिक कोसाइन यहाँ पे दे रखी हैं, तो हमसे ये कहता है कि बताओ ये लंबवत है कि नहीं लंबवत है। तो चलिए मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूं, देखिए बेटा, टू प्रूफ
टू प्रूफ का मतलब सिद्ध करना, हमको सिद्ध करके दिखाना है। और क्या दिखाना है, देखो बेटा, दी कोसाइन, आपको यहाँ पे दी कोसाइन दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों। दी कोसाइन आपको दे रखा है 12/13 कॉमा -3/13 कॉमा -4/13 कॉमा 4/13। भाई बहुत है भैया, 12/13। फिर आपको दे रखा है 3/13, 3/13। चलिए साइड में आते हैं, मैं इधर लिख देता हूं 3/13 कॉमा -4/13। भाई 13 है, भाई 13 है, मेरा तो नहीं है। चलिए मिला लेते हैं, 12/13 -3/13 -4/13, फिर 4/13, फिर 12/13, फिर 3/13, 3/13 -4/13 12/13। ये कहता है दिक कोसाइन है वाली वाली तीन रेखाएं, वाली तीन रेखाएं परस्पर क्या है, लंबवत है, परस्पर लंबवत है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भैया, हाँ तैयार करके जरूर जाइएगा। रेखाएं परस्पर लंबवत है, अब बताओ मुझको ये प्रूफ करना है। जी सर जल्दी प्रूफ करिए, अभी कर देते हैं भाई, कर देते हैं। तो देखिएगा, ये मान आपको दे रखे हैं, जैसा कि ये 3 मान हो गए, फिर ये आपके 3 मान हो गए, और मेरे प्यारे बच्चों फिर ये 3 मान हो गए। तो कहता है बताओ कि ये तीनों परस्पर क्या है, लंबवत है। तो यहां पे लिखूंगा, देखो दिए गए दिक कोसाइन, थोड़ा मैं शॉर्टकट में हिंदी लिखूंगा, दिए गए दिक कोसाइन की अभीष्ट रेखाएं, की अभीष्ट रेखाएं ए बी कॉमा सी डी तथा ई एफ हैं, जो कि भैया जो कि परस्पर क्या है, लंबवत है। बोलो, दिए गए दिक कोसाइन की अभिष्ट रेखाएं ए बी कॉमा सी डी तथा ई एफ हैं, जो कि परस्पर लंबवत हैं, ये हम लोगों ने मान लिया है। बताओ, अगर कोई दो रेखाएं अगर लंबवत होती हैं, आपको पता हो नहीं, तो ए बी लंब, मैं कह सकता हूं ए बी सी डी है, तो ए बी लंब होगा सी डी बराबर 0, और सी डी लंब होगा ई एफ बराबर 0, और ई एफ लंब होगा ए बी। बेटा ये लंब का निशान है, ए बी लंब सी डी बराबर 0, सी डी लंब ई एफ बराबर 0, ई एफ लंब ए बी बराबर 0। अगर कोई तीन रेखाएं अगर लंबवत हैं, तो पहले ए बी सी डी ई एफ आप उनको मानोगे उन रेखाओं को, और लंबवत के लिए ये आपको शर्त लगानी पड़ेगी। अब मैं एक काम करता हूं बाबू, एक काम करता हूं, ए बी लंब सी डी के लिए मैं नियम लगा देता हूं। तो देखिएगा नियम क्या रहेगा, ए बी लंब सी डी के लिए। तो मैं एक काम करता हूं, ये पूरा ए है, ये बी है, और ये सी डी है। तो मैं क्वेश्चन में इसको ए कह देता हूं, और इसको क्या मान लेता हूं, बी कह देता हूं, और इसको क्या कह देता हूं, सी। समझने के लिए, ए बी लंब अगर सी डी के लिए है और हमको यहाँ पे लंब दिखाना है, तो लंब के लिए बेटा एक कंडीशन होती है। सबसे पहले ये ए बी है, इनके मान ले लो, क्या लोगे मान, A1, A1 इसको मान लो, इसको B1, इसको C1। जी सर बिल्कुल, ये A1 है, ये B1 है, भाई ये C1 है। तो मैं लिख देता हूं, क्योंकि ए बी लिए हो, ए बी और फिर सी डी, यानी ए बी लेना है और फिर आपको क्या लेना है, सी डी लेना है। बोलिएगा, तो हम ये कह सकते हैं, इसको आप ऐसे लिखो, एक मिनट, आप इसे ऐसे लिखो, कैसे, देखो इसे आप A1 मानो, इसे आप B1 मानो, इसे आप C1 मानो, इसे आप A2 मानो, इसे B2 मानो, और इसे आप C2 मानो। ठीक है, हाँ, और उसके बाद फिर A1 B1 C1 मानो, A2 B2 C2 मानो, तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो ये पूरा AB है,
ये पूरा CD है और ये पूरा AD। ठीक, A1 बराबर 12/13, B1 बराबर माइनस का 3/13। ठीक है, ठीक है। C1 बराबर -4/13। फिर यहाँ पे A2 बराबर 4/13, B2 बराबर 12/13, यहाँ पे C2 बराबर 3/13। यहाँ तक की बात आपको समझ में आती होगी। आप परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, मैं आपको बहुत ही ढंग से बताऊंगा, आपको परेशान नहीं होना है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। ये टू प्रूफ हमको ये बिंदु दिए हैं, इनको हमें लंबवत दिखाना है। मैंने क्या किया, इन सबको दिक कोसाइन मान लिया, और दिक कोसाइन क्वेश्चन में भी कह रहा था। दिए गए दिक कोसाइन की अभिष्ट रेखाएं ABCDEF हैं, जो कि परस्पर लंबवत हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस पूरे को AB मान लेते हैं, इस पूरे को CD, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं बताओ? इस पूरे को मान लेते हैं EF। बोलो, समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न का हल थोड़ा समझने वाला है और बहुत ही तगड़ा है, और इसको आप तभी समझ पाओगे जब आप ध्यान से समझोगे। चलिए, मैं इस पूरे को AB कह देता हूं आपके समझने के लिए, और इस पूरे को, ये तीन जो हमारे पास है, इसको मैं CD कह देता हूं, और मैं इसको क्या बोल देता हूं समझने के लिए, ये EF। बताओ, तो AB और CD है, तो ये AB हो गया, ये तीन हमारे पास जो दे रखे हैं ये AB हो गए, और ये क्या हो गए, CD हो गए। तो A1 B1 C1 मैंने मान रखा है, फिर A2 B2 C2 इनको मान लिया है। बताओ, यहां तक की बात आपकी एकदम क्लियर है? बताओ, अब आपको क्या करना है, लंबवत के लिए सूत्र लगाना है। जी सर, लंबवत के लिए, लंबवत के लिए सूत्र क्या होता है बताओ? लंबवत के लिए सूत्र होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर 0। तो A1 का मान क्या होगा, 12/13। A2 का मान क्या होगा, 4/13। बेटा समझिए, बिना समझने से कुछ आएगा नहीं। B1 के स्थान पे माइनस का 3/13, B2 का मान 12/13, C1 का मान लिख देंगे -4/13, चिन्ह चेंज हो जाएगा, और C2 का मान कितना होगा, 3/13 बराबर 0। अब देखिए, 12 चक्कू कितना होता है, 48, 13 3 169 होता है। मेरे होशियार बच्चों ध्यान से देखो, 12 3 36, 13 3 कितना, 13 3 कितना होता है भैया, 169, 4 3 12, 13 3 169, 48/169 लिख देंगे। 36 माइनस का है, 12 माइनस का है, जोड़ोगे तो 48/169 बनेगा। ये 0 0 भाई कर, 48/169 में से घटाओगे 0, तो 0 बराबर कितना आ गया भाई, 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे 0 बराबर 0 आ चुका है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इधर आ जाइएगा जरा साइड में, इसके बाद आप इधर आ जाइएगा, यहाँ पे लिखेंगे अतः AB लंब, यहाँ पे मैंने लिखा ही है। अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं इस सूत्र को लिखने के बाद, तो हम कह सकते हैं अतः AB लंब CD बराबर 0। तो इसी प्रकार अब हर एक रेखा के लिए हल करना पड़ेगा, तो मैं सभी को नहीं हल करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा। इसी प्रकार CD लंब क्या होगा, EF होगा 0। इसी प्रकार से क्या होगा, EF लंब क्या होगा, AB बराबर 0। तो हम कह सकता हूं अर्थात दिए गए अर्थात दी गई रेखाएं AB, CD तथा EF जो कि परस्पर क्या है, जो कि परस्पर लंबवत। बताओ, प्रश्न का हल थोड़ा बड़ा है, लेकिन बेटा इतना बड़ा भी नहीं है कि आप कर ना पाओ।
बेटा कर लोगे। मैंने एक कंडीशन को सॉल्व करके दिखाया है। ए बी लंब सी डी के लिए A1 B1 C1 मान लेना है। A1 B1 C1, A2 B2 C2, और लंबवत के लिए शर्त होती है ये A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस मान रख दिया गया, 0 बराबर 0 आ गया। तो अगर ए बी लंब सी डी के लिए आपने हल किया है तो ए बी लंब सी डी बराबर 0 आ चुका है। तो इसी प्रकार से सी डी लंब ई एफ को हल करो, लेकिन सी डी लंब ई एफ हम नहीं हल करेंगे, डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। जब ये 0 आ सकता है भाई साहब, तो ये भी 0 आएगा और ये भी 0 आएगा, तो मैं लिख सकता हूं अर्थात दी गई रेखाएं ए बी सी डी तथा ई एफ जो कि परस्पर लंबवत हैं। बताओ यहां तक की बात एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ बोलिए। तो सब बच्चे प्रश्न नंबर 9 का भी स्क्रीनशॉट लो, तुरंत हल समझते हैं। हमसे कहता है दर्शाइए कि बिंदुओं 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी आपको सिद्ध करके दिखाना है यहाँ पे जो बिंदु दे रखा है ये लंब है कि नहीं है। बेटा प्रश्न आप नई किताब से मिला लीजिएगा, मेरे साथ किताब को ओपन करो और मेरे साथ पढ़ाई करो, तभी आप सर की बात समझ पाओगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या लिखता हूं, यहां पे लिखूंगा दिए गए बिंदु। देखिएगा यहाँ पे दो प्रकार के बिंदु आपको दे रखा है। पहली बात तो दिए गए बिंदु कैपिटल ए, मान लेता हूं 1, -1, 2 तथा फिर आपको दे रखा है 3, 4, इसको मैं बी कह देता हूं। ये दे रखा है 3, 4, -2, बोलो, जो कि मैं इस पूरे को जो कि इसको जो कि बिंदु, फिर से लिख दीजिए, जो कि बिंदु यहाँ पे दे रखा है, इसको मान लेते हैं सी 0, 3, 2 तथा जो कि बिंदु C0, 3, 2 तथा डी 3, 5, 6 पर क्या है, लंब है, पर क्या है, लंब है। ऐसा मैंने क्या किया बेटा, मैंने मान लिया है, ऐसा मैंने माना है। माना दिए गए बिंदु A 1, -1, 2 और तथा 3, 4, -2 जो कि बिंदु C0, 3, 2 और 3, 5, 6 पर क्या है, लंब है, ऐसा मैंने माना है। जी सर, माना तो है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे ए बी और सी डी ये लंब है कि नहीं है, इस चीज को हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी के दिक अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी के दिक अनुपात। इसका मतलब होता है x1 y1, z1 x2 y2 और इसका नाम क्या है, z2 है। तो a1 बराबर आप लिखोगे x2 - x1, x2 का मान, क्योंकि ए बी है तो ए बी वाले बिंदु लोगे और इसको फिर x1 y1 और z1 और इसको x2 और y2 और z2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ए बी के दिक अनुपात। तो यहाँ पे x2 का मान बताओ, ये 3 हो जाएगा, x1 का मान 1, 3 में से 1 जाएगा तो आपका 2 बचेगा। फिर मैं b1 निकालूंगा, y2 - y1, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 4। बेटा ध्यान से करिएगा। हाँ, y1 का मान कितना है, -1, तो ये प्लस का 1, 4 और 1 कितना होता है, 5। फिर मैं c1 निकालूंगा, z2 माइनस का z1, z2 का मान कितना है, -2, z1 का मान कितना है, -2। बोलो तो कितना बनेगा, -4। बताइए, ये आ जाएंगे। अब मैं लिखूंगा CD के दिक अनुपात, CD के दिक अनुपात। अब CD के दिक अनुपात कैसे निकालेंगे, जी सर बिल्कुल बताइए, CD के कैसे निकालेंगे। आओ मेरे प्यारे बच्चों बता देता हूं। तो कैसे निकालोगे, तो A2 बराबर लिखो x2 - x1 बराबर, B2 बराबर y2 - y1, Z2 बराबर क्या लिखूंगा, C2 बराबर क्या लिखूंगा, C2 बराबर
बताओ x2 का मान यहाँ पे कितना है 3, x1 का मान कितना है 0, 3 में से 0 घटाओगे तो 3 बचेगा, y2 का मान कितना है 5, y1 का मान कितना है 3, 5 में से 3 गया 2, z2 का मान कितना है 6, z1 का मान कितना है 2, कितना आएगा 4। बताओ आपको अगर बिंदु दे रखा है और आपसे कहे सिद्ध करके दिखाओ ये लंबवत है कि नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको इस प्रकार से हिंदी लिखनी है और x1 y1 z1 मान लेना है, x2 y2 z2 मान लेना है, फिर पहले वाले बिंदुओं को a b कह देना है, a b के दिक् अनुपात निकालोगे, a1 b1 c1 निकाल लो, a2 b2 c2 निकाल लो, और उसके बाद लंबवत के लिए हमारे पास एक शर्त होती है। लंबवत के लिए शर्त क्या होती है, a1 b1 क्या लिखते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 c1 c2 बराबर 0। तो LHS ले सकते हो शॉर्टकट में, a1 a2 b1 b2 प्लस c1 और c2। बोलिए किसी को कोई तकलीफ तो नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो बताओ, बोलो किसी को अगर कोई तकलीफ हो तो बताइए। LHS a1 a2 b1 b2 और c1 और c2। a1 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों 2, a1 a2 के बीच में कोई निशान नहीं है, गुणे का मानेंगे। a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 5, b2 का मान कितना है 2, c1 का मान कितना है -4, तो यहाँ का चिन्ह बदल जाएगा। c2 का मान कितना है 1 मिनट 4, जी सर बिल्कुल, 2 तिहाई 6, 5 दूनी 10, 4 चौको कितना होता है 16, 10 और 6 16 और 16, भाई 16 में से 16 गया 0 बचेगा, ये RHS है। तो बताओ LHS बराबर RHS आया है कि नहीं आया है, जी सर बिल्कुल आया है। अगर आ चुका है तो साइड में उसी के नीचे हिंदी टीपिए, सब बच्चे हिंदी टीपेंगे, देखो क्या लिखेंगे, अतः AB और CD क्या है, परस्पर क्या है, लंबवत है। बताओ अतः AB और CD परस्पर लंबवत है। तो यहां तक की बात एकदम क्लियर है। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 14 का हल, सॉरी प्रश्न नंबर यहाँ पे 12 का हल कंप्लीट हो चुका है। बोलिएगा क्यों, सॉरी बेटा ये प्रश्न नंबर 12 नहीं है, ये प्रश्न नंबर आपका 10 है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 10 का हल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब एक काम करना सब लोग, प्रश्न नंबर 11 का जो हल है वो सभी आप होमवर्क में करेंगे। प्रश्न नंबर 10 की तरीके से आपको 11 नंबर लगाना है। देखिएगा मैं फिर से बता दूं, मैंने जो अभी प्रश्न का हल किया है नई किताब का, नई किताब के द्वारा मैं पढ़ा रहा हूं, तो नई किताब में प्रश्न नंबर 10 का हल मैंने आपको करवा दिया है। प्रश्न 11 आपको जो नई किताब में दे रखे हैं वो 10 की तरह आपको सॉल्व करना है, यानी 10 का तरीका जो है वही तरीका 11 का है। पहले इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए तुरंत, ठीक है। यहाँ पे हम लोग पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 13 पे। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने अभी प्रश्न नंबर 10 का हल मैंने आपको करवाया था और मैंने कहा था प्रश्न नंबर 10 में जो मैंने आपको तरीका बताया है वैसे ही क्या करना है, उसी के अनुसार प्रश्न 11 को हल करना है। और प्रश्न 12 भी मैं आपको होमवर्क में देता हूं। मेरे प्यारे बच्चों जब प्रश्नों का हल सेम है तो बार बार लगवाने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 12 का हल आप कैसे करेंगे मैं बता देता हूं। इसी वीडियो में मैंने जो पहले प्रश्न का हल करवाया था, यानी प्रश्न नंबर 7 का हल जिस प्रकार से मैंने करवाया है उसी प्रकार से ही आपको प्रश्न नंबर 12 का भी हल स्वयं से करना होगा। तो ठीक है, 12 आप समझ गए कि 7 की तरीके से लगाना है और 11 10 की तरीके से लगाना है। हम लोग पहुंच चुके हैं नई किताब के अनुसार प्रश्न नंबर 13 पे। प्रश्न नंबर 13 हमसे क्या कहता है, निम्नलिखित रेखा युग्मों के मध्य कोण ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों हमको इसमें क्या निकालना है, कोण निकालना है। भाई कोण कैसे निकालेंगे, ये सवाल पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लमसम 8 नंबर में आता है। मैं
बता देता हूं, जब भी कोई क्वेश्चन पेपर के लिए इंपॉर्टेंट होता है मैं बता जरूर देता हूं कि ये प्रश्न आएगा ही आएगा। तो प्रश्न नंबर यहाँ पे 13 के अंतर्गत अगर आपसे कहेगा कोण निकालो, दो सदिश आपको दे रखे होंगे, रेखा का सदिश आपको दिया होगा और आपसे कहेगा इनके मध्य कोण ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको तैयार रखना होगा। ये बोर्ड एग्जाम में पूछता ही है हर साल। अब बात आती है इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत 5 खंड आपको दिए हैं, जिसमें से पहले खंड का हल हम आपको बता देंगे और 4 जो खंड शेष रह जाएंगे वो सभी होमवर्क में करेंगे और बाकायदा कमेंट के माध्यम से बताएंगे जी सर मैंने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है। बोलिए, एक का हल बता दें, 4 आपके लिए, एक मेरे नाम, 4 आपके नाम। अब बात आती है कैसे करेंगे, तो देखिएगा यहाँ पे लिखेंगे, दिया गया, यहाँ पे लिख लेते हैं, दिया गया पहला सदिश, दिया गया पहला रेखा का सदिश, दिया गया प्रथम रेखा का सदिश। क्योंकि सेंटेंस आपको ऐसे लिखना है, टीचर जब कॉपी चेक करे तो वो खुश हो जाए। दिया गया प्रथम रेखा का सदिश क्या है, उतारते ही जी सर बिल्कुल उतारिए। आर वेक्टर बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। यहाँ पे मैं लिख लूंगा लैम्डा आई माइनस का j और प्लस का 3k कैप। अब आपको क्या करना है बेटा, तुलना करनी है। सर क्या करेंगे, तुलना। बेटा आर वेक्टर बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर से क्या करने पर, तुलना करने पर। बोलो क्या करने पर, तुलना करने पर। अब देखिएगा a1 के सामने ये पूरा है, लैम्डा लैम्डा हट जाएगा, b1 के सामने ये है, तो a1 लेना ही नहीं है। b1 बराबर आप लिख लीजिए, लैम्डा लैम्डा हट जाएगा, b1 के सामने ये पूरा राइट करेंगे, तो b1 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो बेटा। b1 बराबर क्या लिख सकते हैं, i माइनस का j और प्लस का यहाँ पे 3k है। अब यहाँ पे लिखेंगे दिया गया द्वितीय द्वितीय रेखा का सदिश, द्वितीय रेखा का सदिश। बोलो क्या दिया है, आर वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस का j कैप प्लस म्यू। बेटा इसे म्यू बोलते हैं, जी सर पता है, पता है तो आगे बढ़ते हैं। j कैप और प्लस का यहाँ पे लिख देते हैं 2k कैप। अब मैं क्या करूंगा, तुलना करूंगा। आर वेक्टर बराबर सूत्र होता है a2 वेक्टर प्लस म्यू b2। देखो अगर एक बार लैम्डा मान के चलो, एक बार म्यू मान के चलो, a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर से क्या करने पर, तुलना करने पर। तो तुलना करिए, तो a2 और a1, बेटा a1 और a2 नहीं लेते हैं, हमें b1 और b2 की आवश्यकता पड़ती है, तो b2 बराबर कितना आ जाएगा, बोलो। b2 बराबर लिख लूंगा 2i कैप माइनस j कैप और प्लस का 2k कैप। यहां तक की बात एकदम क्लियर है। अब बात आती है आपको क्या क्या निकालना होगा, क्योंकि कोण का जो सूत्र होता है cos थीटा बराबर, कोण का जो आपका फार्मूला होता है मैं आपको बता देता हूं, इससे पहले भी चर्चा हो चुकी है। cos थीटा बराबर सूत्र होता है b1 वेक्टर इंटू b2 वेक्टर अपान माड में b1 माड में b2। जी बिल्कुल, तो चलिए b1 हम लोग निकाल चुके हैं, b2 निकाल चुके हैं, इनका माड निकाल देते हैं, और या फिर कहो डायरेक्ट कर दें, बोलो जैसा बताओ। चलिए अलग अलग कर देते हैं। अब यहाँ पे मैं b1 वेक्टर माड निकाल देता हूँ। b1 वेक्टर जो आया हुआ है इसका माड निकालिए, कैसे निकालते हैं, b1 की सहायता से b1 माड निकलेगा, i j k इनके गुणांक ले लीजिए। यहाँ पे i है, i का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। j का गुणांक यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, -1, क्योंकि यहाँ पे माइनस का सिंबल है। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 3 ले लीजिए, और उसके बाद आप इसको सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये 1 रहेगा, 1 रहेगा और प्लस का 9, कितना हो जाएगा, 9, 9 10 और 1 कितना होता है, ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, ये 11 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, b2 वेक्टर निकालेंगे, बहुत ईजी है। यहाँ पे i j k दे रखा है, i का गुणांक कितना है, 2, यहाँ पे j का गुणांक कितना है, -1, यहाँ पे कितना है, 2। हल करिए तो ये कितना बनेगा, बोलो 4
प्लस 1 प्लस 4, ये कितना आ जाएगा 6। तो B1 और B2 आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका अदिश गुणनफल निकाल लीजिए। B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर। तो B1 की वैल्यू कितनी है, ये वाला देखिएगा, आई कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 3k कैप, एक ब्रैकेट में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इंटू, क्योंकि अदिश गुणनफल करना है, और B2 का मान कितना दिया यहाँ पे 2i कैप माइनस का जे कैप और प्लस का 2k कैप। तो यहाँ पे अदिश गुणनफल आप निकाल लेते होंगे, क्यों, पता है कि नहीं पता है भैया? आई की गुणा आप आई से करेंगे तो आपका 1 होता है। मैं डॉट गुणा की बात कर रहा हूं, मैंने पिछली क्लास में भी पढ़ाया यार, जब मैं चैप्टर 10 पढ़ा रहा था उसके अंतर्गत मैंने अदिश गुणनफल आपको पढ़ाया है। कैसे लगेगा, आई आई 1 होता है, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, तो आई आई 1 होता है, तो केवल यहाँ पे 2 आएगा। जे जे 1 होता है, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस का 1 आएगा। के की के से करेंगे 1 हो जाएगा, और 3 दूनी कितना होता है 6, तो 6 और 3 कितने होते हैं 9। अब आप कोण निकाल लीजिए बेटा, फार्मूला अप्लाई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है B1 वेक्टर इंटू B2 वेक्टर अपान माड में B1 माड में B2। जी सर, बिल्कुल यही फार्मूला होता है। B1 B2 की वैल्यू कितनी है बोलो, कितना है यहाँ पे 9, कितना है यहाँ पे 9 है। B1 का मान कितना यहाँ पे है बोलो, रूट में 11, और B2 का मान कितना यहाँ पे है रूट में 6। तो cos थीटा बराबर निकल के कितना आएगा 9, 11 छंग कितना होता है आपका 66 होता है। तो आप आंसर के हिसाब से काम करिएगा, ठीक है, आंसर के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। 11 छक्का कितना होता है 66 होता है, मैं यहाँ पे 66 लिख देता हूँ। तो 9 अपान रूट में 66, किसी का वर्गमूल तो होता नहीं है, एक बार चेक कर लीजिएगा, हाँ वर्गमूल तो होता नहीं है। तो आप इसे जब त्रिकोणमिति में मान ना मिले तो आप क्या करिएगा, काश त्रिकोणमिति के जो भी फलन होते हैं वो एक तरफ से दूसरे तरफ चले जाते हैं। मान लो काश थीटा बराबर 9 अपान रूट में 66 है, और ये मान तो होता नहीं है क्योंकि 90 तक ही मान होता है, तो आप क्या करेंगे कॉस हट जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा बराबर कॉस इनवर्स 9 अपान रूट में 66। बताइए, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जब भी आपको रेखा के सदिश 2 दे रखे होंगे और आपसे कोण पूछेगा तो इस प्रकार से आपको कोण निकालना है। ये प्रश्न का हल मैंने जो करवाया है आपको समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 13 के अंतर्गत आपके शेष कितने खंड हैं, एक बार हम आपको बताते हैं कितने खंड आपको दे रखे हैं। यहाँ पे लमसम आपको 4 खंड आपको और दे रखे हैं, ठीक है। ये आपको क्या करना है, होमवर्क में करना है। आंसर शीट में मिला लेता हूं। हाँ, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, जरा बच्चे ध्यान देंगे, क्योंकि 4 4 कितना होता है 8, और 8 1 कितना होता है 9। देखिए गलतियां हो जाती हैं, यहाँ पे 4 4 8 1 9, 9 का कितना निकलता है बेटा 3 निकलता है, तभी हम उत्तर माला मिला लेते हैं। यहाँ पे बेटा कितना लिखोगे 3 लिखोगे, देखिएगा 3 1 3, 3 3 कितना होता है 9, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 3 और नीचे कितना आएगा रूट में 11। तो यहाँ भी हमको सही करना पड़ेगा, ये ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे कितना हो जाएगा रूट में 11। तो थीटा बराबर कास इनवर्स 3 बटे रूट में 11। बताइए, तो इसके अंतर्गत 4 खंड आपको दिए हैं, वो आप होमवर्क में करेंगे। बताइए इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, बताइए। मैं उम्मीद करूंगा बिल्कुल आया होगा। करना कुछ नहीं है, 2 सदिश दे रखे हैं, तुलना कर लीजिए, B1 B2 के मान निकाल लेंगे, B1 B2 का माड निकाल दीजिए, उनका अदिश गुणनफल निकाल दीजिए। अगर आप मेरी रेगुलर वीडियो देखते हो तो आपको हर चीज पता होगा कि अदिश गुणनफल क्या होता है, सदिश गुणनफल क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ये सब बताया गया है। निकालने पर 9 आ गया, B1 B2 का मान पुट किया, और त्रिकोणमिति में 3 बटा रूट में 11 मान तो होता नहीं है, तो काश उधर जाएगा तो ये इनवर्स बन जाएगा। और जब भी इन प्रश्नों को आप हल करो एक बार चेक कर लो, क्योंकि गलतियां होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। हम लगाएं चाहे कोई लगाए या आप लगाएं, गलतियां तो होनी ही है।
तो इसीलिए सावधानी से इन्हें हल करिएगा। तो ठीक है, मेरी क्लास यहीं तक रहेगी। वीडियो के अंत में एक बार मैं फिर आपसे कहता हूं, अगर सर ने मेहनत की है और आप नए स्टूडेंट हो, अब वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। इस चैनल को आप उन सभी दोस्तों में शेयर करो जो क्लास 12th में और उनके पास मैथ विषय है। बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर अगर वो प्राप्त करना चाहते हैं तो इस चैनल से जुड़ें, क्योंकि इस पे रेगुलर वीडियो अपलोड की जाती है और मैं करता भी हूँ। तो यहाँ तक की बात एकदम क्लियर है। चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ इसी प्रश्नावली में, क्योंकि ये लास्ट प्रश्नावली है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 12वां चैप्टर, यानी हम लोग 12 चैप्टर पढ़ेंगे। ये 11 था और टोटल आपके 13 चैप्टर हैं, हम लोग 12 पे आ जाएंगे। ये अंतिम चैप्टर, ये यानी कि प्रश्नावली 11B, ये अंतिम प्रश्नावली है चैप्टर 11 का, ये आखिरी प्रश्नावली है 11B। प्रश्न नंबर पहुंच चुके हैं 13 तक। इसमें नई बुक के अनुसार अगर देखा जाए तो केवल कितने क्वेश्चन बचे होंगे? टोटल 22 क्वेश्चन हैं और बचे कितने? 9 क्वेश्चन बचे हुए हैं। वो अगली वीडियो में मैं उसका हल आपको करवा दूंगा। फिलहाल 13 तक कंप्लीट हो चुका है। सर ने जो होमवर्क दिया है आपको पता है, 13 के अंतर्गत 4 खंड रह गए हैं, वो आप खुद से करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आ रही है, वीडियो को बैक करिए, फिर देखिए, फिर बैक करिए, फिर देखिए, सर की कही हुई बात आपको तुरंत समझ में आएगी। तो शेष प्रश्नों का हल मैं आपको अगली क्लास में समझाऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।